Welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about class 11th introducing sociology chapter 1, that is sociology and the society. So देखिए आज से हम sociology का ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले क्लास 11th की NCERTs को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद देखिए हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 12th की NCERTs प्लस उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सो देखिए इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं लाइफ में। जैसा हमें कोई बोलता है कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। सेकंड चॉइस हमारे पास होती है कि आपको ये सब्जेक्ट ले लेना चाहिए सो दैट आपको ये जॉब मिल जाए, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल में चूज करने के लिए बोला जाता है हमें। उसके बाद हमारे पास थर्ड चॉइस आती है एज ए जेंडर के तौर पर कि आप लड़के हैं तो आपको ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप लड़की हैं तो आपको ये सब्जेक्ट ठीक लगेगा। उसके बाद हमारे पास फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओपिनियन आता है, फोर्थ ओपिनियन, जिसके अंदर बताया गया है कि आपकी फैमिली आपसे प्रोफेशन करवाना चाहती है तो आप ये सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अब सोच के देखिए यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इनमें से कौन सी एडवाइस हमारे पास फॉलो करने के लिए आएगी, ठीक है। सोशियोलॉजी यही स्टडी करवाता है हमें। बेसिकली हमारे पास जो ये चार चॉइसेस दी गई हैं अलग अलग, तो इनमें से हम कौन सी चॉइस को चूज करें, समाज के किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलें, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो एडवाइस है वो इंडिविजुअल एडवाइस है कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम अच्छा अचीव कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अगर हम कितना हार्ड वर्क करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सेकंड एडवाइस के अंदर बताया गया है कि इंडिविजुअल एफर्ट के साथ साथ जो हमारा इंडिविजुअल एफर्ट है हार्ड वर्क का, उसके साथ साथ कंप्लीट जॉब मार्केट, यानी कैसी जॉब निकली हुई है बाहर। फॉर एग्जांपल हम कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, मान लीजिए ए सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, अब उसकी कोई जॉब नहीं है ज़्यादा तो हमारा कोई फायदा नहीं है, ओके। तो ये भी फैक्टर है। एंड थर्ड और जो फोर्थ एडवाइस थी हमारे ऊपर, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है मैटर को, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारा जेंडर भी आ जाता है कि हम बॉय हैं हम गर्ल हैं तो हमें ये सब्जेक्ट ठीक लगेगा, और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। तो देखिए ये सब बातें हम सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं कि यस सोशियोलॉजी हमें कैसे क्या सिखाती है, इन सब के बारे में हमें एक डिसीजन लेना है इन सब को देखते हुए, क्या समाज का नजरिया है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं आगे। द इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट, देखिए जो इंडिविजुअल का स्टूडेंट है वो अगर हार्ड वर्क करेगा, अच्छा पढ़ेगा, सो उसके ऊपर काफी सोसाइटल फैक्टर भी है। लेकिन अभी तक तो देखिए इंडिविजुअली वो हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम इंडिविजुअल हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर काफी सारे सोसाइटी के फैक्टर हैं। पहला है जॉब मार्केट का कि हमें ये जॉब चाहिए तो हमें इतना पढ़ना है, ये कोर्स करना है, ओके। और आपको पता है जॉब के अंदर इकोनॉमी की बात आती है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकल पॉलिसीज सब कुछ इसके अंदर लिंक है। तो आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी में काफ़ी चीज़ें लिंक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट कंट्री से रिलेटेड है, ओके। कंट्री में इकोनॉमी है तो इकोनॉमी का प्रभाव स्टूडेंट पर भी पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर पॉलिटिकल प्रभाव भी है। तो यस सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर एंड पॉलिटिकल तौर पर हर चीज़ से हमें यहाँ पर समझाती है पॉइंट, ओके। सो देखिए यही हमारा पहला थीम है इसका, ये रहा हमारा, इसके अंदर ये सेकंड लिखा हुआ है, बट यस ये फर्स्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का बेसिकली, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई क्या रिलेशन है एक पर्सनल व्यक्ति का पब्लिक इशू के साथ। भाई हम एक पर्सनल, हमारा कोई इशू है उसका पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेशन है हमारा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पहले पॉइंट में। इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, देखिए इसके बाद हम आगे देखते हैं The social esteem that a particular kind of job has or does not have for an individual depend on the culture। देखिए कल्चर पर डिपेंड करता है कि कैसा वो जॉब वगैरह चूज करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस चैप्टर में सेकंड थीम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल के ऊपर मॉडर्न टाइम का क्या प्रभाव पड़ता है, कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति उसके ऊपर मॉडर्न टाइम्स में आज के टाइम पर फैक्टर है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ओके। थर्ड टॉपिक यहाँ पर बताएगा कि सोशियोलॉजी को हम सिस्टमैटिक स्टडी के तौर पर कैसे पढ़ें। इज दैट क्लियर। फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे हमारी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजी की कहाँ से आया, ठीक है, यूरोप से जैसे आया है, और इसके ऊपर क्या क्या कंटेक्स्ट हम लागू कर सकते हैं, मटेरियल कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ में देखिए हम ग्लोबल एस्पेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ में देखिए हम ग्लोबल एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि ग्लोबली क्या इन्फ्लुएंस है सोशियोलॉजी का, कैसे एमर्ज हुआ, इंडिया में कैसे आया, ये सब बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द पब्लिक इशू। देखिए हमारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है,
उसका पब्लिक इशू के साथ कैसे एक रिलेशन बन सकता है। अगर हम बात करते हैं एक सोशियोलॉजिस्ट की जिनका नाम है सी राइट मिल्स, तो देखिए इनका मानना था कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन प्रिसाइजली इन द अनरेवलिंग ऑफ हाउ द पर्सनल एंड पब्लिक आर रिलेटेड। इनका कहना था कि पर्सनल व्यू पॉइंट, एक पर्सनल बात है प्लस एक पब्लिक इशू है, तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। ओके, दे आर इंटर रिलेटेड। जैसे मान लीजिए, देखिए इनका मानना था कि जैसे हम यहाँ पर एक स्कीम देखते हैं इंडिया में, इंदिरा आवास योजना कब लगाई गई थी भाई? ये लगाई गई थी 1999 से लेके 2000 के सेशन के बीच में। ये बहुत ही बड़ी स्कीम थी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इन सब ने मिलके यहाँ पर इस स्कीम को लागू किया था, सो दैट गरीबों के लिए घर बनाए जा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब आप देख सकते हैं ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम था कि इनके पास घर नहीं है। ओके, अभी सी राइट के कहने अनुसार देखिए ये इनका इंडिविजुअल प्रॉब्लम था कि इनके पास कोई घर नहीं है, हाउस नहीं है, लेकिन ऐसे करके काफी सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाते हैं 2-3 लाखों तक जिनके पास घर नहीं है, तो यहाँ पर पब्लिक इशू ये बन जाता है। तो सोशियोलॉजी हमें यही समझाती है कि कैसे एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम सामाजिक प्रॉब्लम पूरी बन सकती है। तो पहला थीम यही था। ओके, आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के पास घर नहीं है, ऐसे करके अगर हम काफी सारे व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो देख पाएंगे कि पूरा इंडिया का ही ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये स्कीम लागू करना जरूरी था। तो ये था हमारा फर्स्ट थीम। देखिए सेकंड थीम इस चैप्टर का है, देखिए इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ चैप्टर 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन ओनली, तो ध्यान से समझिएगा इसको बिकॉज ये आपका बेस क्लियर करेगा। सेकंड बताता है प्लूरैलिटी एंड इनइक्वालिटी अमंग सोसाइटी। देखिए हम एज ए स्टूडेंट स्कूल से भी बिलोंग करते हैं, एक फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, एक कॉलोनी से भी बिलोंग करते हैं, विलेज से भी बिलोंग करते हैं, तो देखिए हमारा कितना सोसाइटी का बैकग्राउंड हो सकता है, हम अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसको बोलते हैं हम प्लूरैलिटी, कि हम अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटी है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखिए हम एक से ज्यादा सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ओके, फॉरेनर्स रेफरेंस टू आवर सोसाइटी में मीन इंडियन सोसाइटी। अगर फॉरेन लोग कोई बोलता है हमारी सोसाइटी के बारे में तो क्या बोलेगा भाई? वो बोलेगा इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कि इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी में भी काफी टाइप की सोसाइटी है, जैसे विलेज है, सिटीज है, ठीक है, स्कूल एक्सेट्रा। हम किसी भी चीज से यहाँ पर फिर एथनिक कम्युनिटी है, रिलीजन है, ट्राइबल्स है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए दिस डाइवर्सिटी मेक्स डिसाइडिंग विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिफिकल्ट। तो हम किस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमारे पास हो जाता है। ओके, व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट टू फोकस, अभी देखिए किस पर फोकस करें। जैसे हम एक डायलॉग देख सकते हैं, सत्यजीत राय जब फिल्म बना रहे थे उन्होंने बताया कि भाई हम कहाँ तो मूवी बनाए, गांव में जाए, शहर में बनाए, या फिर ट्राइब्स पे बनाए, योद्धाओं पे बनाए, राजाओं पे बनाए। ठीक है, तो हमारे पास इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो सोशियोलॉजी में इसी डाइवर्सिटी का हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे वन बाय वन, धीरे धीरे आगे चलेंगे जब चैप्टर्स में। आगे देखते हैं, यहाँ पर अमृता सेन भी बहुत बड़े राइटर हैं। देखिए आप देख सकते हैं इनके बारे में भी, ये भी बताते हैं कि इनइक्वालिटी यहाँ पर चलती है, डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंसेस रहते हैं सोसाइटी में। कोई इंडियन रिच है, कोई पुअर है, कोई एजुकेटेड है, कोई इलिटरेट है, कोई लग्जरी में रहता है, किसी के पास प्रॉपर रहने की जगह भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लूरैलिटी के साथ साथ व्यक्तियों के काफी सोसाइटी से लिंक रहते हैं, उनके साथ साथ उनको इनइक्वालिटीज भी फेस करनी पड़ती है हर एक सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की। ओके, जैसे स्कूल में मान लीजिए अलग प्रकार का इनइक्वालिटी रहेगा, कॉलोनी में अलग प्रकार का रहेगा, गांव में अलग प्रकार का रहता है। तो इन सब को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज ना ही हिस्ट्री इनको बताएगी, ओके, ना ही इकोनॉमिक्स इनको कंप्लीट कर पाती है। सोशियोलॉजी इन सब के साथ मिलके इसकी स्टडी कर पाती है, तब जाके हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए हंगर है, यहाँ पर कुछ लोग काफी रिच हैं, ये देखिए हंगर से लोग मर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पिक्चराइजेशन भी किया गया इनका। आगे देखिए, सोशियोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे अगली थीम में। इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है, अभी हम स्टार्ट हुए थे कि इंडिविजुअल की चॉइस से, कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति की का कोई चॉइस है और उसके ऊपर जॉब मार्केट का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल, फैमिली का, कल्चर का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, सबका प्रभाव उस पर पड़ जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लीजिए कुछ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के बर्डन आते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट भी है एंड येट कैन चेंज इट टू एन एक्सटेंट, और वो थोड़ा बहुत इनको चेंज कर भी सकता है कुछ एक्सटेंट तक। ओके,
सो देखिए ये सब कुछ हमें समझने को मिलेगा सोशियोलॉजी में कि कैसे ये उसके माइंड पर प्रभाव डालता है, समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। सो बेसिकली सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी है ह्यूमन सोशल लाइफ की, यानी व्यक्ति की सोशल लाइफ कैसी है, किसी ग्रुप की या सोसाइटी के बारे में। ओके, ये हमारा बिहेवियर और एज ए सोशल बीइंग कि हम देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, ओके, हम ह्यूमन बीइंग है, लेकिन सोसाइटी के अंदर ये बोल रहे हैं कि एज ए सोशल बीइंग हमारा नेचर कैसा है, हम क्या करते हैं, इन सब का स्टडी हमें सोशियोलॉजी में करना पड़ता है। ओके, अभी देखिए सोशियोलॉजी पहला सब्जेक्ट नहीं है जो लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनका क्या व्यू पॉइंट है, रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर जहां पर वो रहते हैं। ठीक है, ये फिलोसफर, रिलीजियस टीचर्स पुराने टाइम से यूज करते हैं इस चीज को, एंड सोशियोलॉजी इनमें से ही एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक साइंस है बेसिकली। आगे देखते हैं। देखिए एवरीडे लाइफ एंड ऑल्सो अबाउट अदर लाइफ्स, सब कुछ हम लिखते आ रहे हैं पुराने टाइम से, हम समाज के बारे में भी लिखते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी लिखते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया जाता है इन सब के बारे में। These are our everyday notions, our common sense in terms of which we live our day, our lives. However, the observation and ideas that sociology as a discipline makes about society is different. लेकिन देखिए सब कुछ हम पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी जो हमें पढ़ाता है वो इन सबसे अलग है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, हम उसके अंदर इंक्लूड करके नहीं पढ़ते। मींस उनके साथ अटैच करके, रिलेट करके बेशक पढ़ सकते हैं, लेकिन इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ऑब्जर्वेशंस ऑफ फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन अबाउट व्हाट इज मोरल और इमोरल। देखिए रिलीजियस टीचर है, वो बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। सोशियोलॉजी भी इन नॉर्म्स और वैल्यूज के साथ चलती है। ठीक है, सोशियोलॉजी के भी अपने कुछ नॉर्म्स और कुछ वैल्यूज होती हैं, बट इसका फोकस सिर्फ नॉर्म्स और वैल्यूज पर नहीं होता कि कैसे हमें करना है। इनका फोकस रहता है कि भाई पीपल अपने गोल्स को कैसे परस्यू करते हैं। ठीक है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स का फोकस किस पर रहेगा कि क्या उनका गोल है, कैसे वो करेंगे। ठीक है, ये फोकस रहता है, कैसे वो करने का जो फोकस है वो रहता है सोशियोलॉजिस्ट का। ठीक है, सोशियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि क्या व्यक्ति की राय है, क्या वो करेगा इस समाज में रहकर इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी। सो यहाँ पर देखिए पीटर बर्गर मेक्स एन अनयूजुअल बट इफेक्टिव कंपैरिजन टू मेक दिस पॉइंट। इस पॉइंट को बताने के लिए पीटर बर्गर बोलते हैं कि इन एन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, देखिए अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई जासूस है, अगर वो अपने व्यू पॉइंट से लिखने बैठ जाए कि भाई मुझे तो मेरे सुपीरियर्स को खुश रखना है, तो वो अगर पकड़ा जाता है तो ना ही वो दुश्मन के काम की है नॉलेज, ना ही वो उसकी स्टेट के काम की है। ठीक है, बिकॉज ये तो कुछ भी लिख देगा उसमें, व्यू पॉइंट अपनी कॉमन सेंस लगाकर, नेचुरल तरीके से कुछ भी सोचकर, भाई यहाँ पर एनिमी के पास जाना था इसको जानकारी लेने, लेकिन इतनी दूर बैठ के अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख रहा है और नॉलेज को सप्लाई कर रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए अगर व्यक्ति सभी फैक्टर्स को नहीं देखेगा तो उसके ऊपर काफी कंस्ट्रेंट्स ये आ जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए सोशियोलॉजी हैज फ्रॉम इट्स बिगिनिंग अंडरस्टूड इटसेल्फ एज अ साइंस। सोशियोलॉजी खुद को एक साइंस मानता है, अनलाइक कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन। देखिए कॉमन सेंस की जो ऑब्जर्वेशन होती है, कई बार फिलोसफिकल लोग क्या करते हैं, कुछ कमेंट्रीज करके अपना कॉमन सेंस लगाकर उस पर लिख देते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी बाउंड है कुछ साइंटिफिक नॉर्म से। यानी सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस से नहीं चलेगी, इसके अंदर आपको साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना पड़ेगा पूरी सोसाइटी का, तब जाकर आपको पता चलेगा कि यस दिस इज द रियल इशू। ठीक है, तभी आप रिलेशन पता कर पाएंगे सभी फैक्टर्स का। लेट्स सी। देखिए there has been considerable debate within sociology about the difference between natural science and human science. So देखिए यहाँ पर दो टाइप का सोशियोलॉजी में साइंस बांटा गया है, एक तो है नेचुरली जो हम सोचते हैं, और एक ह्यूमन तौर पर। ठीक है, तो नेचुरल साइंस और ह्यूमन साइंस के बीच में डिबेट रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से भी अंतर रहा है, बट व्हाट इज रेलेवेंट हियर इज दैट, यहाँ पर जरूरी बात क्या है कि सोशियोलॉजी इन इट्स ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स। कि भी जब हम एज ए सोशलिस्ट, ठीक है, हमें कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना होगा, तभी जाकर हम उसको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। देखिए अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे पिछले टॉपिक में कि एक नेचर के हिसाब से हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी सोच लें, और एक हम फील्ड में उतर के उसको प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, एक क्लियर आइडिया हम उसका लगाते हैं। सोशियोलॉजी में यही बातें सिखाई जाएंगी। तो क्या फर्क है देखिए सोशियोलॉजी की स्टडी में और कॉमन सेंस की नॉलेज में। आगे देखते हैं। लाइकवाइज सोशियोलॉजी डिफरेंट है कॉमन सेंस से। कैसे भाई?
द कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन आर जनरली बेस्ड ऑन व्हाट इज नेचुरलिस्टिक, नेचर तौर पे और इंडिविजुअल का क्या व्यू है। देखिए कॉमन सेंस एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है। कई बार किसी के लिए कोई कॉमन सेंस है, कई बार वो टॉपिक दूसरे को नहीं भी आता है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये हमारा एक कॉमन सेंस व्यू पॉइंट है, इससे अलग है सोशियोलॉजी। देखिए naturalistic explanation for behavior rest on the assumption that one can really identify natural reason for behavior। कई बार व्यक्ति देखिए एक किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए नेचुरल रीजन लगा देता है। फॉर एग्जांपल देखिए हम गरीब, किसी की गरीबी के हिसाब से अगर हम नेचुरल रीजन कॉमन सेंस वहां पर लगाए, ठीक है, कोई व्यक्ति वहां पर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट दे रहा है तो क्या बोलेगा कि भाई ये व्यक्ति काम नहीं करता तो इसलिए गरीब है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे कि भाई समाज में एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, वेरियस उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए ये व्यक्ति गरीब है। तो ये अंतर है, आप देख सकते हैं। देखिए सोशियोलॉजी थस ब्रेक्स अवे फ्रॉम बोथ कॉमन सेंस एंड आइडिया एज वेल एज फ्रॉम फिलोसफिकल थॉट। देखिए फिलोसफिकल थॉट और कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन दोनों से अलग है सोशियोलॉजी। ये हमें स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स देता है, प्लस हमें काफी सारे व्यू पॉइंट्स भी देता है। देखिए पॉवर्टी का यहाँ पर एग्जांपल बताया गया जो हमने दिया है अभी थोड़ी देर पहले। सोशियोलॉजी हैज अ बॉडी ऑफ कंसेप्ट। देखिए सोशियोलॉजी के पास खुद के कंसेप्ट हैं, खुद के मेथड है, खुद का डाटा है, ओके, चाहे वो कैसे ही कोऑर्डिनेट करते हो आपस में, लेकिन उनका खुद का एक डाटा प्रोवाइड होता है। वो अपना कॉमन सेंस लगाकर डाटा नहीं बनाते, प्रॉपर साइंटिफिक वे में वो अपना डाटा तैयार करते हैं, तब जाके वो रीजन बताते हैं कि समाज में ये बातें क्यों हो रही है। ओके, सो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। अभी आप देखिए स्टार्टिंग में जब हम 16वीं सेंचुरी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी का ज्यादा जिक्र नहीं था यहाँ पर। तो सोशियोलॉजी आई कैसे? कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए कि भाई क्यों ना हम साइंस में इस चीज को अप्लाई करें। एक नया साइंस तैयार हुआ जिसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, और ये सोशियोलॉजी कैसे बना इसकी हम हिस्ट्री यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर साइंटिफिक थ्योरीज का इन्फ्लुएंस पड़ा है नेचुरल इवोल्यूशन पर होने पर। एंड प्री मॉडर्न सोसाइटी जो थी पहले, प्री मॉडर्न सोसाइटी यानी आज के टाइम की जो मॉडर्न सोसाइटी है, उससे पहले की जो सोसाइटीज थी उनके बारे में बात करते हैं। वो बेसिकली उसके टाइम पर ट्रैवलर्स होते थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, सोशियोलॉजिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैटेगराइज करते थे सोसाइटी को डिफरेंट स्टेजेस पे। दीज फीचर्स रीअपीयर इन द 19th सेंचुरी इन वर्क्स ऑफ अर्ली सोशलिस्ट। देखिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि 17th सेंचुरी के टाइम पर सोशियोलॉजी जब स्टार्ट हुआ तो सोसाइटी को विभिन्न टाइप्स में बांटने लगे और उनको स्टडी करने लगे। इससे एक नया सब्जेक्ट बना जिसको ये बोलने लगे सोशियोलॉजी। ओके, अभी 19th सेंचुरी तक कुछ सोशलिस्ट लोग बन चुके थे, जैसे हमारे पास है ऑगस्टे कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। ये नाम आपको जरूर याद करने हैं अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। एफर्ट्स वर देयरफॉर मेड टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी। अब इन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया सो दैट सोशियोलॉजी पढ़ सके लोग अब प्रॉपरली, एक सब्जेक्ट बन सके अलग से, ठीक है, बिकॉज पहले मिक्स होके पढ़ता था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सोसाइटी बनाई प्री मॉडर्न, मॉडर्न से पहले की, जिसके अंदर हंटर गैदरर्स थे, पार्शली जो पार्शल और एग्रेरियन लोग कैसे रहते थे, नॉन इंडस्ट्रियल लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में पढ़ा है इन्होंने। इसके बाद दूसरी सोसाइटी थी मॉडर्न सोसाइटी, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की इन्होंने बात की। और आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन आया है हमारा, ठीक है। अभी देखिए नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज वर ऑफन सीन एज बारबेरिक और लेस। देखिए अब जब ये व्यू पॉइंट बना तो यहाँ से इनको पता है कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, इंडिया को छोड़ के वेस्ट के सभी देशों को इन्होंने बोला कि ये तो है मॉडर्न सोसाइटी, और ईस्ट के देशों को बोल दिया कि ये लोग बारबेरिक हैं, ये लोग लेस सिविलाइज्ड हैं हमसे। तो यहाँ से देखिए अलग अलग सोशलोजिस्ट का व्यू पॉइंट रहता है। इंडिया के सोशलिस्ट लोग हैं वो अलग प्रकार से बताते हैं। अभी देखिए सोशियोलॉजी जो है इन्फ्लुएंस किससे हुई, डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन के आइडिया से भी इन्फ्लुएंस हुई। उसका मानना था कि डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जब रखेगा जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, डार्विन की ये थ्योरी थी। तो ऐसे ही सोशलिस्ट लोगों ने स्टार्टिंग में इस थॉट को यूज किया कि भाई हमारा एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ठीक है, सोसाइटी भी ऐसे ही इवोल्व हुई है, इनका ये मानना था। सो आगे देखिए सोसाइटी वाज ऑफन कंपेयर्ड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने क्या किया, देखिए सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया, उसको स्टेजेस में बांटा कि भाई हमारी सोसाइटी देखिए इस प्रकार से बनी है, ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ बनती है। भाई पहले आदिवासी आए थे, होमो सैपियंस आए थे, फिर उसके बाद उससे पहले होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिलिस थे, आप इन सब के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को विभिन्न स्टेजेस में बांट दिया और बोला कि इस प्रकार से हमारी सोसाइटी बनी है।
फिर देखिए धीरे धीरे क्या होता है, एक एनलाइटनमेंट का टाइम आता है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें आपको एनलाइटनमेंट मूवमेंट मिलेगी। उसके अंदर क्या था कि मिडिल क्लास लोग आते हैं, ये लोग एजुकेटेड होते हैं और ना ही ये ज्यादा अमीर होते हैं ना ही ज्यादा गरीब होते हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ठीक है, ये तख्ता पलट करते हैं राजाओं का। तो इस प्रकार से ये जो एनलाइटनमेंट का टाइम था, इंटेलेक्चुअली मूवमेंट थी, यहाँ पर लोग रीजन पूछते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों है, भाई अगर राजा कुछ कर रहा है तो उससे रीजन पूछे जाते थे, ठीक है। डेमोक्रेसी इसी प्रकार से आई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये रैशनलिज्म और ये रीजन इंडिविजुअल काम शुरू हुआ, इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि ह्यूमन अफेयर्स तक ये स्टडी पहुंच गई थी, ठीक है, कि ह्यूमन ऐसा ही क्यों करता है, ये तर्क वगैरह करने लगे। जैसे एग्जांपल अगर हम देते हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, सो फार एज अभी तक हम नेचुरल फेनोमेना मानते थे कि भाई ह्यूमन इग्नोरेंस में रहता था, एक्सप्लॉइट उनको किया जाता था, ठीक है, बिकॉज इसके लिए कोई काम नहीं करता था, आप जानते हैं पॉवर्टी के लिए स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टडी की गई पॉवर्टी की, इसके बारे में पढ़ा गया, तब पता चला कि भाई ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, प्लस हमारी जो सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके खिलाफ अब देखिए आप स्टेप्स उठाती है सरकार, कुछ ना कुछ करती है पॉवर्टी को दूर करने के लिए, ओके। और पहले टाइम पर आप जानते हैं, अगर हम 1650 सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम गरीबी हटाने के लिए कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए जाते थे। तो इनमें से एक सोशलिस्ट थे ऑगस्टे कॉम्टे, फ्रेंच स्कॉलर हैं, जिनको फाउंडर माना जाता है सोशलॉजी का। तो आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इस नाम को, ऑगस्टे कॉम्टे, ये फ्रेंच स्कॉलर हैं जिनको फाउंडर माना जाता है सोशलॉजी का। इज दैट क्लियर? 1789। अभी आप एक बात और याद रखिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा है 1789 में क्या हुआ था भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ था। तो देखिए जहां पर रिवॉल्यूशन होती है वहां पर नए आइडियाज का जन्म होता है, ओके। बिकॉज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए, सभी फील्ड्स को रिलेट करना आना चाहिए, सोसाइटी के साथ पॉलिटी के साथ हिस्ट्री, सब कुछ आप रिलेट कर सके तभी आपका बेनिफिट है। अगला पार्ट पढ़ते हैं, कौन से मटेरियल इश्यूज सोशियोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है, कौन से फैक्टर्स सोशियोलॉजी को बनाते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप जानते हैं कैपिटलिज्म पर स्टैंड अप है, ठीक है। कैपिटलिस्ट लोग कौन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपना फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट में विश्वास रखते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं कम्युनिस्ट लोग, जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, यूएसए एंड रशिया इसके एग्जांपल है। देखिए द मार्केट एक्टेड एज द की, इनके लिए किस चीज ने काम किया, मार्केट ने। भाई अगर मार्केट ही नहीं होगी, जैसे इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, तो कैपिटलिज्म नहीं चलेगा, ये अपना सामान कहां पर बेचेंगे आप जानते हैं। और धीरे धीरे आपको इस बात का पता है कि दुनिया अब एक छोटा सा गांव बनती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब जो ये नई इकोनॉमी बनी, ये बिल्कुल अलग थी पुरानी इंग्लैंड से, बिकॉज पुरानी इंग्लैंड को अगर आप देखेंगे इंडिया की तरह ही वहां पर गांव थे, ठीक है, ऐसे ही एग्रीकल्चर करते थे लोग, ओके, सेम पोट्री लेदर का काम सब कुछ ये करते थे। यहाँ पर हमने डिस्कस किया इस बात को, इसमें शॉर्ट में हम कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, देखिए वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ न्यू ऑर्डर वाज द डिग्रेडेशन ऑफ लेबर। लेकिन इंडस्ट्रीज आने की वजह से देखिए क्या हो जाता है, लेबर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज स्टार्टिंग में क्लॉक नहीं थी, क्लॉक सिस्टम नहीं था, इनसे डे लाइट के हिसाब से काम करवाया जाता था और इनको वर्क लिमिट के हिसाब से काम करवाया जाता है। देखिए अगर आपको बोला जाए कि आज आपको एक कंप्लीट बुक करनी है, लक्ष्मीकांत बुक करनी है, तो आप नहीं कर सकते एक दिन में, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशंस होती थी। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, अर्बन सेंटर इंक्रीज होते हैं। जो पहले देखिए ऐसा नहीं है कि पहले शहर नहीं थे, शहर पहले भी थे, लेकिन अब जो टाउन्स और शहर बन रहे थे वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, बिल्कुल अलग प्रकार के वो टाउन्स ये बन रहे थे। द इंडस्ट्रियल सिटीज गेव बर्थ टू कंप्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड, नया अर्बन वर्ल्ड आ चुका था यहाँ पर। हिंदी फिल्म में भी जैसे बताया गया है कि बॉम्बे में आप संभल के रहिए, देखिए ये गाना आप देख सकते हैं। हम गाने को डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बॉम्बे शहर बना, बेसिकली चेंजेस कितने आए थे। देखिए बॉम्बे पहले भी था, लेकिन जब ये प्रॉपर एक शहर बन चुका था तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सोशल कंडीशन स्टार्ट हो चुकी थी। आगे देखते हैं, फैक्ट्री और उसकी मैकेनिकल डिवीजन, लेबर का जो डिवीजन था वो धीरे धीरे पीजेंट्स की लाइफ, आर्टिस्ट की लाइफ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। लोकल कम्युनिटी यानी गांव वगैरह में जो आर्टिस्ट लोग अपना काम चलाते थे पहले, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। अभी देखिए मार्क्स का मानना है कि फैक्ट्री वाज ऑप्रेसिव। कार्ल मार्क्स देखिए बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, ये हमेशा बिलीव करते थे कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसकी बजाय स्टेट को जिम्मा लेना चाहिए लोगों की हालत का, लोगों को उनको डेवलप करने का, देश को, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स कहते थे कि फैक्ट्री क्या है, बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव है, ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करती है हेल्प ये लेबर को, सो दैट वो ग्रुप में रहना सीखे, एक साथ कंसंट्रेट होकर बेटर कंडीशंस के लिए एफर्ट करें, यानी सभी मिलकर एक ग्रुप बनाएं,
वर्कर्स का एक ग्रुप हो और वो आवाज उठाए कि हमें बेटर कंडीशंस दी जाए। आगे देखते हैं, अनदर इंडिकेटर ऑफ इमरजेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, एक और इंडिकेटर है मॉडर्न सोसाइटी के आने का, दैट इज क्लॉक टाइम। तो पहले देखिए वर्कर्स हमने बताया कि उनको कंडीशन दे दी जाती थी, घड़ी नहीं होती थी, तो उनको एक डे लाइट के हिसाब से काम करवाया जाता था, कभी 12 घंटे कभी 14 आवर्स ऐसे करके काम होता था। लेकिन जैसे ही घड़ी आती है, अब क्लॉक और कैलेंडर के हिसाब से टाइम लग जाता है सब लोगों का, ब्रेक्स दिए जाते हैं उनको इंटरवल के बाद, उनको वीक में एक दिन ऑफ भी दिया जाता है इस प्रकार से, बिकॉज अब उनके पास कैलेंडर अवेलेबल थे, अब उनको टाइमलाइन डेडलाइन सब कुछ पता था। ठीक है, तो इस प्रकार से मॉडर्न वर्ल्ड हमारा आ जाता है। सोसाइटी इसको, सोशियोलॉजी इसको कंप्लीटली स्टडी करके हमें बताती है। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये सिर्फ हम इंट्रो पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है, किससे वो लिंक है, कैसे वो आई, ये जस्ट हम एक इंट्रो देख रहे हैं। आगे देखते हैं, व्हाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। देखिए अभी आप सोचेंगे कि सर हम तो फ्यूचर में हैं, हम तो 21st सेंचुरी में है, तो हम यूरोप की सोशियोलॉजी को क्यों पढ़े, ठीक है, हम उसकी स्टार्टिंग को क्यों पढ़े कि भाई कैसे वो स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया, कौन इसके फाउंडर है, क्या रीजन इसके पीछे। देखिए मेन बात है कि बहुत सारा उस टाइम पर चेंजेस आया था यूरोपियन सोसाइटी में। आपको याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इटालियन रिवॉल्यूशन है, जर्मन रिवॉल्यूशन है, ग्रीस का इंडिपेंडेंस है, काफी सारा यहाँ पर चेंजेस आया था, रशियन रिवॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब ने इसके आइडियाज को मजबूत किया। उसके बाद देखिए अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है मॉडर्न सोसाइटी में, तो साइंटिफिक फीचर्स के साथ देखा जाता है कि इंडियन सोसाइटी कॉलोनियल टाइम में, देखिए अंग्रेज लोग आ गए थे, कॉलोनियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था इंडिया का, और इंडिया वैसे ही डाइवर्स एक कंट्री है, तो सोशियोलॉजी कंप्लीट इंडिया के बारे में हमें स्टडी करवाएगी। लेकिन कब, जब हम पुराने टाइम से इसको पढ़ेंगे, यानी यूरोप के टाइम से हम स्टडी करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि इंडिया में सोशियोलॉजी का कैसे आगमन हुआ एंड सोसाइटी में क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसी कारण के लिए। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक हमारा वो है कि इंडिया में सोशियोलॉजी कैसे आई, ओके, ग्रोथ कैसे हुआ। सबसे बड़ा फैक्टर है कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म, यानी ब्रिटिशर्स का आगमन, पोर्टुगीज वगैरह जो ये आए थे, इनका आगमन जो हुआ था, इन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया था। सबसे पहली जो कॉलोनीज बनाई थी इन्होंने, देखिए बॉम्बे है हमारा, कलकत्ता है, मद्रास है, इन्होंने ये कॉलोनी सबसे पहले बनाई थी। इसमें तो 1629 में जा चुके थे, धीरे धीरे 1650s तक ये इन तीनों में सेटल हो चुके थे। सबसे पहला फोर्ट देखिए मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज नाम का एक फोर्ट बनाया था, ताकि लड़ाई हो जाए तो फोर्ट में सुरक्षित रहे। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर था इंडिया की सोसाइटी को बांटने का, उसको अलग अलग विभिन्नताओं में देखने का। The writing of Western sociologists on capitalism and other aspect of modern society was thereafter relevant. अब देखिए इंडिया में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, अब जो यूरोप में सोशियोलॉजिस्ट ने लिखी थी बातें, वो अब इंडिया के लिए रेलेवेंट हो गई थी, जरूरी हो गई थी। इसीलिए देखिए अंग्रेज लोग अपना सोशियोलॉजी बना रहे थे इंडिया के लिए, इंडिया के लोग अपना लिख रहे थे, तो इसलिए हमें दोनों का सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ। अभी देखिए कार्ल मार्क्स का कमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट। कार्ल मार्क्स कोई कमेंट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम है, ये कुछ बताते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उनके विपरीत लिखती है। और आप ये बात जानते हैं, सब लोग अपनी तारीफ खुद करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तारीफ करती है कि भी हमने ये इंप्रूवमेंट किया इंडिया में, लेकिन जब हम पूरा यूरोप का सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें प्रॉपर आइडिया होगा कि क्या एक्चुअल में वो डेवलपमेंट था या फिर सिर्फ सपने दिखाए जा रहे थे उनके द्वारा। तो सोशियोलॉजी इन इंडिया हैड टू डील विद वेस्टर्न राइटिंग, इसलिए हमें वेस्टर्न राइटिंग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे लोगों ने भी वेस्टर्न एजुकेशन ली है सबसे पहले, ओके, गांधी जी भी देखिए इंग्लैंड में अपना वकालत करके आए थे, तो इसलिए हमें जरूरी है कि इनके आइडियाज का जो प्रभाव इंडिया सोसाइटी के ऊपर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर आज भी वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, तो ये आइडियाज का प्रभाव डेफिनेटली सोशियोलॉजी में भी पड़ा होगा। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, इंडिया का भी और यूरोप की सोशियोलॉजी का भी। फॉर मैनी ऑफ देम इंडियन सोसाइटी वाज अ कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न सोसाइटी। अब देखिए यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन सोशलिस्ट थे, उनके लिए इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत थी, ठीक है, गरीब माने जाते थे हम, यूरोप बहुत ही ज्यादा डेवलप माना जाता था। वी टेक जस्ट वन एग्जांपल हियर, देखिए इंडिया के गांव को कैसे पोर्ट्रे किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ये बात आप जानते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा गरीब दिखाया जाता था, उनको बोला जाता था कि जंगल में आप मत जाइए, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। अब देखिए विक्टोरियन इवोल्यूशनरी आइडियाज वेस्टर्न राइटर्स सो इन इंडियन विलेज अ रेमिनेंट और सर्वाइवल फ्रॉम व्हाट वाज कॉल्ड द इन्फेंसी ऑफ द सोसाइटी। दे सो इन 19th सेंचुरी इंडिया द पास्ट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। ये बोल रहे थे कि 19th सेंचुरी में इंडिया को यूरोप का पास्ट माना जाता था, यानी
हमने अभी पहले बात की थी कि इंग्लैंड में भी पहले गांव होते थे, विलेज होते थे, ऐसे ही गांव इंडिया में थे उस टाइम पर जब अंग्रेज लोग आए थे। तो इसलिए ये लिंक कर रहे थे कि भाई इंडिया तो हमारा पुराना यूरोप है, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा डेवलप नहीं है। येट एक और एविडेंस है कॉलोनियल हेरिटेज का जो देकर गए इंडिया को, इज द डिस्टिंक्शन ऑफन मेड बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी के अंदर क्या है, ह्यूमन ग्रुप, सोसाइटी, एम्फेसिस दिया जाता है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के द्वारा। वेस्टर्न जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ज्यादा एम्फेसिस देते हैं सोशियोलॉजी में। और स्टैंडर्ड वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी देखिए क्या है वेस्टर्न व्यू पॉइंट से, ये है स्टडी ऑफ सिंपल सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, सोशियोलॉजी तो है कंप्लीट सोसाइटी, यानी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को पढ़ना जिसके अंदर हर प्रकार के कॉन्स्टेंट है, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के कम्युनिटी है। लेकिन सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो स्टार्टिंग में पढ़ी जाती थी वो पढ़ती है सिंपल सोसाइटी, जस्ट एक सिंपल सोसाइटी को। अगर मान लीजिए सिंपल सोसाइटी खत्म हो जाए तो सिर्फ सोशियोलॉजी बचती है, यानी एंथ्रोपोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोशियोलॉजी। देखिए फर्दरमोर सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया मूव्ड ग्रेजुअली फ्रॉम अ प्री ऑक्यूपेशन विद द स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल। और इंडिया में देखिए सिंपल सोसाइटी की जो पढ़ाई स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में वो बिल्कुल प्रिमिटिव लोगों से स्टार्ट हुई थी, जो पीजेंट्स थे, जो बेसिकली एंशिएंट सिविलाइजेशन थी हमारी इंडस सिविलाइजेशन। आप देख सकते हैं इंडिया में जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो इंडस सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। ओके, तो इसलिए देखिए हमारी जो एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, वो बहुत पुरानी है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि भाई सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है आज के टाइम पर, उसका रिलेशन क्या है अदर डिसिप्लिन, यानी हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, इन सब से क्या रिलेशन है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वाइड इसका स्कोप है। एनालिसिस ये करता है हर चीज का, जैसे अगर कस्टमर कोई जा रहा है तो शॉप का भी रिलेशन, शॉपकीपर के साथ क्या रिलेशन, उसका टीचर स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ हमारा क्या रिलेशन है, फैमिली में क्या रिलेशन है, इन सब का ये यहाँ पर स्टडी करता है। तो सोशियोलॉजी एक ग्रुप है सोशल साइंस का। ओके, सोशल साइंस का एक ग्रुप है विच ऑल्सो इंक्लूड्स, सोशल साइंस के अंदर आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, एसएसटी हम जिसको बोलते हैं, तो सोशियोलॉजी भी इसी का एक पार्ट है। डिवीजन अमंग वेरियस सोशल साइंस आर नॉट क्लियर कट। और आपको एक बात बता दी जाए, हम जो ये सोशल साइंस पढ़ते हैं, एसएससी पढ़ते हैं, इसके अंदर जो अलग अलग सब्जेक्ट है 4-5, इनके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है परमानेंट। कई बार हिस्ट्री को पॉलिटी में भी इंक्लूड करके पढ़ते हैं, ओके, पॉलिटी को हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करके पढ़ते हैं, ऐसे ही सोशियोलॉजी का भी इन सबके साथ क्या है, लिंक। और वन बाय वन हम सबके साथ लिंक देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी का लिंक इकोनॉमिक्स के साथ। ओके, इकोनॉमिक्स के साथ हम ये लिंक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं किसका स्टडी है भाई, प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट के अंदर, इस चीज का स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाता है, एक बेसिक डेफिनेशन। ओके, अभी देखिए जो पुराना हमारा इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता था प्राइस कितना है, डिमांड क्या है, मनी का फ्लो कितना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनपुट आउटपुट, सब कुछ ये पढ़ता था। लेकिन आज के टाइम पर देखिए अगर हम इसके अंदर सोशियोलॉजी को इंक्लूड करते हैं, अगर हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच इसमें लगाएंगे इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ, यानी मार्केट में अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे सोशल नॉर्म्स आएंगे, वैल्यूज आएंगी, प्रैक्टिसेस, इंटरेस्ट। यानी एक एग्जांपल दें, मान लीजिए शॉपकीपर इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करें तो इसका बस ये देखा जाएगा कि कितना मनी इसने खर्च किया, कितना मनी इसने कमाया है। लेकिन अगर हम इसमें सोसाइटी डालें तो हम इसके अंदर सोशियोलॉजी अगर इसके अंदर हम पढ़ते हैं विद इकोनॉमिक्स तो हम देखेंगे कि क्या प्रैक्टिसेस शॉपकीपर कर रहा है, क्या ये धोखा कर रहा है कस्टमर के साथ, ठीक है, तो इससे हमारे कुछ कानून भी बनते हैं इसके बाद, ठीक है। इसीलिए सोशियोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक करता है हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर पढ़ा जाता है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये बताएंगे कि वेस्टर्न क्लॉथ आ गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन सोशियोलॉजी हमें बताएगी कि हम कैसे थे 1950 में और अब हम कैसे हो गए हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। The defined scope of economics has helped in facilitating its development, highly focused, coherent discipline. Sociologists often envy the economists for the precision. देखिए, sociologist लोग हैं जो तारीफ करते हैं इकोनॉमिस्ट लोगों की, because इकोनॉमिस्ट क्या है, प्रिसाइज चीजें लिखते हैं, उसके अंदर रुपए का खेल है, बहुत ही प्रिसाइज उनको रहना पड़ता है, और ये सब बातें वहां पर हैं, इसलिए उनका आइडिया भी ये यूज करते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एसएस में अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनकी कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं है, ठीक है। येट इकोनॉमिस्ट देखिए इन चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं कि इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर था मार्केट में, कल्चर क्या है उनका, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशन। अभी देखिए
सोशियोलॉजी अनलाइक इकोनॉमिक्स यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड टेक्निकल सॉल्यूशन। अब एक बात है, देखिए ये भी फर्क है कि सोशियोलॉजी हमें बता तो देता है कि समाज में क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है इकोनॉमिक्स का, कैसे लोगों का बदलाव आया है, लेकिन हमें कोई टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें टेक्निकल सॉल्यूशन देता है। तो दोनों में देखिए कोई ना कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर रहता है। ओके, सोशियोलॉजी हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है सोशल सिचुएशन आज के टाइम का कैसा है। ओके, ये सब बातें हमें यहाँ से पता लगती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर ही वो है सोशियोलॉजी का लिंक हमारा पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, जिसको हम पॉलिटी भी बोल देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ज्यादा इंटरेक्शन है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बजाय इकोनॉमिक जो हमारा सोशियोलॉजी है उसका सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसके साथ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ। उसके बाद बिकॉज जो पुरानी पॉलिटिकल साइंस है उसमें दो चीजों पर फोकस किया जाता था, एक तो पॉलिटिकल थ्योरी यानी जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी में ये पढ़ाया जाता है कि भी पार्लियामेंट सिस्टम होगा, प्रेसिडेंट सिस्टम होगा, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनके अंदर लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है कि लोग वगैरह क्या सोच रहे हैं, उस देश में पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, क्या थ्योरीज का फर्क पड़ता है उन लोगों पर, ये सब कुछ डिस्कशन कौन करके देता है हमें, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इसी एस्पेक्ट को पढ़ती है सोसाइटी में कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारा रिस्ट्रिक्ट रहता है इस चीज में। देखिए पॉलिटिकल साइंस सिर्फ हमें दो ही बातें बताता है, थ्योरी प्लस कैसी वहां पर गवर्नमेंट होगी, लेकिन सोशियोलॉजी हमें उसका रिलेशन बताता है सभी इंस्टीट्यूशंस का, भाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का रिलेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये रीजन हमें सोशियोलॉजी से ही पता लगते हैं कि भाई गवर्नमेंट का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, किसी सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या प्रभाव पड़ता है गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने पर। तो ये देखिए दोनों सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करते हैं, आपस में रिसर्च वगैरह करते हैं, तब आपस में एक दूसरे के आइडियाज लेते हैं। तो इसीलिए देखिए एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है मैक्स वेबर, उन्होंने एक नया टर्म निकाला जिसका नाम दिया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, यानी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल नॉलेज प्लस सोशियोलॉजी। तो आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट से लिंक है, काफी एक कॉम्प्लेक्स प्लस डायनेमिक ये सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी का हिस्ट्री के साथ रिलेशन। हिस्ट्री आपको पता है जो हमें पढ़ाती है पास्ट के बारे में, ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट किस में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं कि भाई कंटेम्परेरी और रीसेंट पास्ट, कि भाई आने वाले टाइम में क्या बदलाव आए हैं। ओके, हिस्ट्री पूरा पास्ट पढ़ाती है हमें, बिल्कुल हमारे जो होमो सैपियंस आए हैं आदिवासी लोगों से लेकर आज के मॉडर्न टाइम तक हमें पढ़ाती है बिल्कुल डेट वाइज। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं कि चेंज क्या आए हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस एक्चुअल इवेंट्स को लिखते हैं, डेट वाइज वो लिखते हैं, एंड सोशियोलॉजी फोकस करती है एक कैजुअल रिलेशनशिप। ओके, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि 1947 में हम आजाद हुए, 1991 में हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर 1991 तक सिटीजन्स के जो हमारा हिस्टोरिकल इवेंट था उससे हमारे अंदर क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इससे हम पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री स्टडी करती है डिटेल में, while सोशियोलॉजी इज मोर लाइकली टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मोटा मोटा हम पार्ट देख लेते हैं सोशियोलॉजी में हिस्ट्री से। हिस्ट्री में देखिए हम कंप्लीट डेट पढ़ेंगे जैसे 1947 है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं हिस्ट्री से ऊपर ऊपर का जो नॉलेज है वो लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। ओके, अपने मेथड से, अपना एक उनका मेथड होता है। कन्वेंशनल हिस्ट्री हैज बीन, अभी जो पुराना हिस्ट्री है उसके अंदर वॉर, किंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, आप जानते हैं इस बारे में, इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर कि भाई वहां पर रिलेशन क्या था, ठीक है, और जमीन में जो जमीन का वहां पर रिलेशन था लोगों में आपस में, गांव से गांव का रिलेशन था वो कैसे था, क्यों वो बदला। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये एक कोर यानी बेसिकली इनके लिए एक न्यूक्लियस बनती है, ये एक मेन थीम बनता है हिस्ट्री से, ये टॉपिक मेन है सोशियोलॉजिस्ट के लिए। ओके, इन आइडियाज को, इन रिलेशंस को उठाकर ये स्टडी करते हैं कि भाई हमारा सोशल पैटर्न क्या था, हमारा जेंडर रिलेशन क्या था, हमारे कस्टम्स क्या थे। ओके, ये रूलर्स, वॉर्स और मोनार्की के अलावा इन चीजों को ये स्टडी करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। हिस्ट्री वाले जो हिस्ट्री के लोग हैं वो इसको स्टडी कर लेंगे और इन दोनों को जोड़कर हम फिर पढ़ते हैं हमारी बुक्स में। अगला जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जो हमारा साइकोलॉजी है क्या है, वो साइंस है बिहेवियर का, कि हमारा बिहेवियर कैसा है। इसके अंदर देखिए इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कि सुसाइड वगैरह का बारे में रिपोर्ट दिया गया है, इंडिया टॉप करता है साउथ एशिया में, इंडिया टॉप पर है सुसाइड के फैक्टर्स में। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो साइकोलॉजी इसी चीज़ को स्टडी करता है कि भाई
इट इज इंटरेस्टेड, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, लर्निंग क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, मेमोरी, इन सब में साइकोलॉजी दिखाई देता है। ओके, सोशल जो साइकोलॉजी है यानी सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी, इसके बीच में ब्रिज है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में। ये मेंटेन करता है इंटरेस्ट किसमें भाई, इंडिविजुअल का कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल बिहेव इन सोशल ग्रुप। यानी सोशियोलॉजिस्ट क्या पढ़ेगा, देखिए दोनों में फर्क समझिएगा ध्यान से। साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा कि भाई इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट पढ़ेगा कि इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए, एक फैमिली, ग्रुप, फ्रेंड्स, स्कूल, वहां पर वो क्या सोच रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, इन दोनों में ये अंतर है। और आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों की अगर इकट्ठी स्टडी की जाती है तभी हम ये देखिए हम अच्छे से पढ़ पाएंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के बारे में, या फिर कोई भी हम फैक्टर ले सकते हैं। जैसे डुर्केम एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सुसाइड के बारे में स्टडी ऑफ सुसाइड किया। इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल इंटेंशन ऑफ दोज हु कमिट और ट्राई टू कमिट सुसाइड इन फेवर ऑफ स्टैटिस्टिक कंसर्निंग वेरियस सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। अब देखिए इन्होंने बताया, डुर्केम ने स्टडी किया सुसाइड के बारे में कि क्यों करते हैं। इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट तौर पे किया तो पता चला कि काफी सोसाइटल फैक्टर रहते हैं। ओके, सो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है सोसाइटी सोशियोलॉजी प्लस सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मींस एंथ्रोपोलॉजी में हम सोशल फॉर्म को डालकर कैसे पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी देखिए इसके अंदर इंक्लूड करता है कंट्री में आर्कियोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर कैसा है वहाँ का, देश में लिंग्विस्टिक लैंग्वेज क्या है, एक सिंपल सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, एंथ्रोपोलॉजी एक सिंपल सोसाइटी के बारे में पढ़ता है कि कैसे वहाँ के नागरिक हैं, क्या वो लैंग्वेज बोलते हैं, ओके, वहाँ का आर्कियोलॉजी कैसा है। आवर कंसर्न हियर इज दैट, देखिए हमारा जो यहाँ पर कंसर्न है वो है स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी कि भी कैसे हम कल्चरल, देखिए हम दो तरीके से पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी को, एक सोसाइटी के तरीके से सोशल एंथ्रो जिसको हम बोलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड इज कल्चर के हिसाब से तो उसको हम बोलेंगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो हमारा सोशियोलॉजी से बहुत ही ज्यादा लिंक करता है। ओके, सोशियोलॉजी देखिए मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को पढ़ता है और एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल सिंपल सोसाइटी को पढ़ता है कि क्या लैंग्वेज है। ओके, लेकिन जो सोशलिस्ट होगा वो कैसे पढ़ेगा कि इस लैंग्वेज का उसके पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो व्यक्ति वहां पर उस लैंग्वेज को बोल पा रहा है। ठीक है, फिर देखिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड इन द वेस्ट, वेस्ट में डेवलप हुआ है, आपको पता है दोनों सभी सब्जेक्ट मोस्टली वेस्ट में डेवलप हुए थे। टाइम व्हेन इट मेंट दैट वेस्टर्न ट्रेंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीड नॉन यूरोपियन सोसाइटीज। अब सिंपल सी बात है, जो यूरोपियन बंदा होगा जिसको एंथ्रोपोलॉजी आती होगी वो किसको पढ़ेगा, ईस्ट साइड को, यानी नॉन यूरोपियन देशों को पढ़ेगा ना, और उनके बारे में बताएगा कि अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरी के लोग हैं। दिस अनइक्वल रिलेशन बिटवीन दोज हु स्टडीड एंड दोज हु वर स्टडीड as not remarked up too much upon too often earlier but times have changed। लेकिन पहले देखिए क्या था, वेस्ट ईस्ट को पढ़ता था, अब टाइम चेंज हो चुका है, अब लोग खुद के बारे में लिख लेते हैं, जैसे नेटिव है नागा, संथाल्स, ये खुद के बारे में अपना बता देते हैं लिखकर। ठीक है, सो ये बात थी यहाँ पर। अदर चेंजेस भी आए हैं यहाँ पर सोशियोलॉजी में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। मॉडर्निटी जैसे जैसे होती गई है, छोटे छोटे गांव थे, ग्लोबल प्रोसेस से उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, कोलोनाइजेशन जो अंग्रेजों ने किया था उससे इंपैक्ट पड़ा है उनके ऊपर। तो देखिए जमीन है, कानून है, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। तो एंथ्रोपोलॉजी अब सिंपल नहीं रही, अब वो बेसिकली सोशियोलॉजी ही बन जाएगी कॉम्प्लेक्स होकर। देखिए कंटेम्प्रेरी ग्लोबल प्रोसेस हैव फर्दर एक्सेंट्रेटेड, देखिए ग्लोब वगैरह श्रिंक होता जा रहा है, देश दुनिया आपस में जुड़ जाती है ग्लोबलाइजेशन से। द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ सिंपल नॉन लिटरेट सोसाइटी, अब जो पहले बिल्कुल सिंपल सोसाइटी होती थी, कोई गांव जिसका आता पता ही नहीं है उसको समझने गए तो बहुत ही ईजी रहती थी, लेकिन अब हो चुका है दुनिया कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा काम आएगी एज कंपेयर टू सिंपल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग फील्ड वर्क ट्रेडिशन लिविंग इन कम्युनिटी। देखिए आप डिस्कवरी वगैरह चैनल पर देखते हैं, एक व्यक्ति जाता है गांव में, कुछ दिन रहता है ट्राइब्स के पास, उनको स्टडी करता है क्या है, तो ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ये चीजें इंक्लूड हैं। ठीक है, वो सर्वे करेंगे वहां पर जाके, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ वहां पर, क्वालिटी सब कुछ वो लिखेंगे। आज के टाइम पे देखिए डिस्टिंक्शन करना सिंपल सोसाइटी में और कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा टफ है, बिकॉज मोस्टली अब कॉम्प्लेक्स ही हो चुका है सिस्टम, पूरा समाज कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसलिए ये माना जाता है कि हमारा जो ये एंथ्रोपोलॉजी है जो सिंपल स्टडी करता है, अब ये बेसिकली सोशियोलॉजी ही बन जाएगा जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को स्टडी किया जाने वाला है। इंडियन सोशियोलॉजी हैज बीन फार सेंट्रिक इन बोरोइंग फ्रॉम बोथ ट्रेडिशन। देखिए इंडियन सोशियोलॉजी ने दोनों से अपना ट्रेडिशन लिया है, एंथ्रोपोलॉजी से भी सोशियोलॉजी से भी, दोनों से मिलकर इन्होंने बनाया है। ओके, और दोनों जो हमारे कल्चर के आइडियाज हैं उनसे भी, वेस्टर्न कल्चर भी हमने पढ़ा है और इंडियन कल्चर भी हमने पढ़ा है, इस प्रकार से हमारी इंडियन सोशियोलॉजी बनी है। तो इसलिए देखिए कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है।
इट हैज बीन फियर्ड दैट विद द डिक्लाइन ऑफ सिंपल सोसाइटीज, ये बोला जा रहा है कि ये बात मैंने बता दी है कि सिंपल सोसाइटी अगर खत्म हो जाएगी तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो खत्म होकर सोशोलॉजी ही बन जाएगी परमानेंट, कंप्लीट समाज को ही स्टडी करना पड़ेगा फिर। देयर हैव बीन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऑफ स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। अभी देखिए जब हम स्टेट और कंप्लीट ग्लोब को पढ़ते हैं तो एक सिंपल सोसाइटी वो नहीं रहती है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक, मैक्रो माइक्रो अप्रोच सब कुछ लगाकर हम कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ेंगे, इसलिए सोशियोलॉजी पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। सो यस, दिस वाज अवर चैप्टर 1। सो आप ये ग्लोसरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको जरूर राइट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्टार्टिंग है, आपका बेस है सोशियोलॉजी का। अगर आप इनको याद करते हैं 1 by 1 तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, सो दैट आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स लेके आए हम। पॉलिटी का भी आज स्टार्ट होगा कोर्स, सो आप इसको याद कर लीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप ये अलग अलग जैसे फेमिनिस्ट थ्योरीज होती हैं जो जेंडर के हिसाब से बेस्ड रहती हैं, सो आप इजीली याद इनको कर पाएंगे। देखिए वैल्यूज क्या होती हैं, आइडियाज जो ह्यूमन इंडिविजुअल सोचता है, डिजायर करता है, ठीक है, उनको हम वैल्यू, जैसे हमारा वैल्यू ये है तो हम ये चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू एवरीवन। लाइक जरूर करें वीडियो को एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो थैंक यू।